हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज हमने ऑर्डर तो किया था चाय की जगह पॉपकॉर्नस, क्योंकि मेरे ख्याल में इस वक्त पूरा पाकिस्तान जो है टीवी के आगे बस पॉपकॉर्नस खा रहा है और ऐसा लग रहा है कि कुछ सनसनी खेज़ किस्म की फ़िल्म चल रही है। 3 दिन पहले शुरू होने वाली PTI और हुकूमत, वफाकी हुकूमत के दरमियान जो आँख मचोली थी, वो अब दू बदू एक तसादुम की तरफ बढ़ रही है और दोनों फ़रीक़ैन जो हैं अपने मौक़िफ़ से हटने को तैयार नहीं है हुकूमत से। अभी प्रोग्राम आने से पहले मैंने बात की एक आला हुकूमती ओहदेदार से, जिसकी वजह से मैं शायद ECL पे ना जाऊं, लेकिन उसका ये ख्याल था कि जनाब ये जो है हुकूमत की जो पॉलिसी है वो अभी भी यही है कि डंडा है, स्केयर देम अवे है, जिस हद तक आप वो कर सकें। PTI की पॉलिसी अलबत्ता ये थी कि वो कुछ हद तक कामयाब हो जाएं 2 तारीख से, लेकिन उनको जो मौका मिल गया है 3 दिन पहले ही जी, तो वो तो मेरे ख्याल में बहुत खुश होंगे इस सारी सूरत हाल से। खुश हो ना हो, आप पॉपकॉर्न खा रहे हैं, मेरी तो भूख मर गई है। क्यों? क्योंकि यार मतलब बहुत अपसेटिंग सिचुएशन डेवलप हो गई है मेरी नज़र में। अब मतलब इसमें कोई अलार्मिस्ट बात नहीं, लेकिन ये जो खैबर पख्तूनख्वा का रोड बंद करना है, जो स्वाबी इंटरचेंज पे जो काम हो रहा है यार, पहले कम मसले मसाइल हैं मुल्क में कि अब हम सूबों के बीच में भी एक नई लड़ाई शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इसका यही तसव्वुर दिया जा रहा है ना। अब इसमें मतलब जो परवेज़ खटक साहब ने जो बातें की हैं वो भी आई डोंट लाइक दम, जिस तरह उसने बातें की हैं। ये पंजाबी पश्तून की जो सिचुएशन बन रही है, लेकिन यार देखें, बुनियादी जिम्मेदारी दोबारा मैं कहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ वफाकी हुकूमत पर ही है, क्योंकि हम सब के साथ यार, सिर्फ मीडिया नहीं बल्कि पूरी अवाम, हमारे साथ एक मसला है कि हम ब्रेकिंग न्यूज़ के बुलबुले में फंस जाते हैं ना। हम टिकट चेस करते हैं कि अच्छा लेटेस्ट बयान किसका आया है, अब कौन सा रोड बंद हुआ है, अब आंसू गैस कहाँ फायर हुआ, अब लाठी चार्ज कहाँ फायर हुए, लेकिन क्या हो रहा है इससे ज़्यादा अहम सवाल ये है कि क्यों हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है, उसकी एक ही वजह है कि सर आपने रेजिस्ट किया है किसी भी किस्म का एहतसाब। अब अगर आप इसको इस तरह पेंट कर रहे हैं कि जी ये जमहूरियत पर हमला हो रहा है या ये सिस्टम पे हमला हो रहा है, ऐसा नहीं है यार। ये तो आप सिर्फ अपनी ज़ात को बचाने के लिए काम कर रहे हैं ना। और हमने तारीख में देखा है यार कि एहतसाब, मतलब ये एक बहुत अब्यूज्ड वर्ड है हमारी पॉलिटिकल वोकैबुलरी में, इसको बहुत मिसयूज़ भी किया हुआ है, लेकिन एहतसाब से तो जमहूरियत को ख़तरा नहीं है ना यार। एहतसाब ना करने से जमहूरियत को खतरा है। कल वो उठा रहा है तो फिर भी हमें ये खतरा महसूस होना चाहिए। सर देखिए, जैसे आपने ये बात बहुत दफ़ा की है और अब फाइनली आई एग्री विद यू कि इवेंचुअली हर एक सियासी मसला जाके कोर्ट के सामने आ दरवाजे पे आ जाए, लेकिन ये सियासी हल तो नहीं है ना यार। इसका सियासी हल कोई इतना मुश्किल तो नहीं था, आप इस तह तक मामलों को पहुंचने ना देते, लेकिन आपके पास विल नहीं थी। और अगर सारे सियासतदान मिल बैठकर एक सियासी हल नहीं निकाल सकते तो हम क्या उम्मीद रखें उनसे? सर जी, मुझे तो लग रहा है कि PTI के कारकुनों को सियासी और एजुटेशनल तरबियत की शदीद ज़रूरत थी, तो हुकूमत ने जो पिछले 3-4 दिन से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला है, तो उसमें मेरा ख्याल है कि PTI के कारकुनों को मुफ्त में ट्रेनिंग मिल रही है कि लाठी से कैसे बचा जाए, रुकावट कैसे अबूर की जाए, क्रेन का इस्तेमाल क्या है, रेंचेस कैसे यूज़ की जाती हैं, गालियाँ कैसे दी जाती हैं, वो सारा ये ट्रेनिंग की कमी थी। मसलन बाकी जो सियासी जमातें, मुस्लिम पॉजिटिव अप्रोच है, पॉजिटिव अप्रोच, मुस्लिम लीग एन के जो हैं कारकुन बहुत अरसे से चूँकि हैं बैटल हार्ड है, पीपल्स पार्टी तो खैर 40 साल से जो है कारकुन है, लेकिन अब PTI का कारकुन भी जो है ट्रेंड हो रहा है। सो थैंक यू नवाज शरीफ, ऐसे ही बच्चे जवान। दूसरी बात यह है कि हम जो आज तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि ये एक पंजाब वर्सेस खैबर पख्तूनख्वा और ये है कि तहरीक इंसाफ पठान और तहरीक इंसाफ, इस तरह की जो बातें सुनने में आ रही हैं, ये गेम पता है आज से नहीं शुरू हुआ, 88 से शुरू हुआ है। सन 88 में एक साहब थे, उन्होंने नारा लगाया था, जाग पंजाबी जाग, तेरी पग नू लग गया दाग। और उन्हीं साहब जब बेनज़ीर भुट्टो जो वज़ीर आज़म थी, जब लाहौर एयरपोर्ट पे पहली दफ़ा उतरी हैं, तो उन्हीं साहब ने बेनज़ीर भुट्टो के इस्तक़बाल करने से इनकार कर दिया था। उन्हीं साहब ने कहा बेनज़ीर सिक्योरिटी रिस्क है। तो वो चीज़ें पलट के, ये तीर वो है कि जो लौट कर भी आता है, मतलब तीर नहीं है, बूमरैंग है। अच्छा, बूमरैंग तो ये है। अब ज़ाहिर परवेज़ अपना खटक साहब जो हैं वो
उनको हो सकता है वो चीज़ें ना मालूम हो, लेकिन चीज़ें आती हैं, कुदरत का निज़ाम कुछ ऐसा है। एतजाज़ अहसन ने वॉर्न किया है, जो कि ज़ाहिर है कि एक बहुत तजर्बेकार आदमी है, उन्होंने वॉर्न किया है कि चीफ मिनिस्टर हैं, बहरहाल ठीक है वो गलत हैं, उसकी मजम्मत की जानी चाहिए। बस ऐसी चीफ मिनिस्टर क्रेन लेके सरकारी गाड़ियाँ, उनका कोई हक नहीं है प्राइवेट गाड़ियों में आना है। चीफ मिनिस्टर ने भी ठीक है अपनी पोजीशन को अच्छा यूज नहीं अच्छा नहीं किया, वो सब है, वो सब है, लेकिन जो फेडरेशन की जो हसासियत है यूनिटों की, उसका भी कुछ हुकूमत को ज़्यादा अकल करने की ज़रूरत है। नवाज शरीफ हुकूमत का मेरे ख्याल में अब मसला ये है कि चूँकि ताकत का इस्तेमाल अब उन्होंने शुरू कर दिया है। जब एक दफ़ा आप ताकत का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं तो फिर आप बैक आउट करना भी चाहें तो इसलिए नहीं कर सकते कि जिस रोज़ आपने कहा अच्छा जी अब हम पुलिस हटा रहे हैं, कंटेनर्स उठा रहे हैं, वो आपकी मैच्योरिटी की बजाय आपकी कमज़ोरी का निशान और बाकी यूं होंगे विक्ट्री साइंस करके ऐसे। लिहाजा अब उसका वक्त जो है गुजर गया है। बदकिस्मती से अगले 48 घंटे के दौरान डायलॉग की गुंजाइश भी मेरा ख्याल है कि कम से कम श्रिंक होती जा रही है। ये वक्त है बाकी सियासी जमातों के लिए कि अगर उन्हें सिस्टम बचाना है तो उन्हें जनाब बीच में कूदना होगा और हुकूमत को ये कहना होगा कि बंदे दे पुत्र बनो, और इमरान खान को भी समझाना होगा फेस सेविंग यार तुम्हारी हो सकती है, कल से सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू हो रही है पनामा लीक्स का, तो और हम तुम्हारे साथ हैं। अब होना तो ऐसे ही चाहिए। तो इससे ये है कि एक वे आउट निकल सकता है अगर दीगर सियासी जमातें, और दीगर सियासी जमातों से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि खुद खान साहब एक सीढ़ी नीचे उतरने को तैयार हों और नवाज शरीफ भी जो है वो अपना जो तख्त है उससे आगे मेन गेट पे आने को तैयार। अब मुबशिर ये मैं तो यही इससे आगे आपसे सवाल करना है यार, पहले भी बहुत मौके थे। हाँ आप मतलब ये जो हल्की आंच पर ये उबल रहा था, आप इसको उबलने के पहले ही इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा लेकिन नहीं हुआ। कौन करता है हमारे मुल्क में ऐसा? कौन करता है हमारे मुल्क में? यहाँ पर तो इट्स क्लियर कुछ नहीं होता जब तक चीजें आउट ऑफ प्रोपोर्शन ना हो जाएं, आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, बन जाए, बिल्कुल क्राइसिस बन जाए, तो वो मैं आपको याद है मतलब जब तक आपका बुखार आपको आईसीयू तक ना ले जाए तो आपको याद होगा आपने धरने के बाद भी मुझसे पूछा था और रायविंड के धरने के बाद भी मुझसे पूछा था कि नवाज शरीफ साहब आप सेफ हैं। मैंने आपको यही कहा था कि मैं उनका इंतखाबी निशान है तीर, जो हमने दिया हुआ है, तो वो कोई ना कोई अपनी तरफ जो है ना कंट्रोवर्सी निशान है उड़ता तीर। हाँ, तो उनका इंतखाबी निशान मकनातीस नहीं होना चाहिए। हाँ। ताकि जो तीर का लोहा है वो उनकी तरफ ही आके गिरता है। अच्छा, आप कह रहे थे कि कोई और सियासी रहनुमा आकर के क्यों नहीं इस चीज को यार बात सुनो, बिलावल ने देखो बिलावल, आज मैं बिलावल पे फिदा हो गया। अच्छा। यार उसने जो बात की है ना इस पूरे क्राउड, इस गलगले में, इस हाव हू में, वो कोई नहीं सुनेगा, लेकिन बात बहुत प्यारी है यार, जरा अगर आप दिखा सकें। सुना दें। आप सब जो मेरे सामने हैं ना, आप अपना कैमरास बंद करें, टीवी बंद करें, ये जो ड्रामा है ख़त्म हो जाएगा। सब सिर्फ ये कर रहे हैं ताकि उनका रेटिंग्स बढ़ जाए, चाहे वो सियासतदान हो या वो मीडिया एंकर्स हो, और मुल्क का नहीं सोच रहे। मैं क्या कहूँ, मैं अभी आकर आपको बताना चाहता था, मुल्क पे बात करना चाहता था, दहशतगर्दी पर बात करना चाहता था, मईशत पर बात करना चाहता था। और पहला सवाल क्या होता है कि जीटी रोड का लड़ाई में ये टॉप न्यूज़ है, जीटी रोड का लड़ाई में ये रेटिंग्स मिल रहा है, जीटी रोड की लड़ाई में इमरान खान पुशअप्स कर रहे हैं, जीटी रोड की लड़ाई में मिस्टर बीन का विग गिल रहा है। मुझे पता नहीं है, आई डोंट गिव अ डैम, जो हो रहा है होने दो, कानून रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। क्यों सर? खुश रहें, आबाद रहें। मतलब ये कैमरा बंद करने की बातें कर रहे हैं, मैं रोजी पर लात मार रहे हैं और आप खैर मकदम कर रहे हैं, इसको कहते हैं गैर जानिबदार साहब। अच्छा सही। अच्छा आई अप्रिशिएट इट। अच्छा गैर जानिबदार साहब ही तुम जो हो, अब मेरे मुंह से कुछ और सुनोगे। नहीं। सुबह से लेके अब बल्कि सुबह से क्या कल से जो एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान के नाम पे 2-2 मिनट के, उसमें हमारे चैनल समेत हर चैनल खुश है, शाद है। वो इमरान खान की हिमायत करो, नवाज शरीफ की करो, लेकिन ये है कि
चैनल जो है वो इश्तिहारात लेके, रेटिंग अपनी जगह, रोकड़ा लंबा है, लंबा रोकड़ा है। और मतलब यार देखो, अब इस पे भी ना यार मतलब सही है, इसको हम लाइटली भी लें, लेकिन लाइटली लेने वाली चीज नहीं है ये। एडवर्टाइजिंग नहीं है, ये पेड प्रोपेगेंडा है दूसरी फॉर द शरीफ फैमिली। अच्छा, जो हमारी जेब से जा रहा है, निकल रहा है यार। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जा रहा है यार। खुदा के वास्ते पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से इश्तिहार दे दे, अपनी जेब से भी थोड़ा सा बाहर से भी पैसा मंगा ले इश्तिहारात के लिए। पड़ा हुआ तो है ना बात पैसा, हमारी जेब से तो ना निकालें यार। इतनी हमने तो नहीं कहा था कि 2 मिनट के इश्तिहारात जो है लगातार हर 5 मिनट बाद चलाते रहें। इससे क्या होगा? क्या राय हमवार हो जाएगी? नहीं होती इस तरह की चीज़ों से भाई, नहीं होती। आप जितना भी बोल लें, हम ये ब्रेक और ब्रेक के बाद वो इश्तिहार चलाना है, ब्रेक के दौरान। वेलकम बैक। और कहा ये जा रहा था ओवर द वीकेंड के जनाब जो कुछ भी होगा मंडे को कोर्ट्स में डिसाइड हो जाएगा कि तहरीक इंसाफ का एहतजाज किस रुख जाता है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी जिसमें उन्होंने हुकूमत को कहा कि जनाब आप कंटेनर्स उठा लें, और पीटीआई को कहा कि आप लॉकडाउन नहीं करेंगे। उस पर ज़ाहिर है इनिशियल पीटीआई ने उस कोर्ट के फैसले को क्रिटिसाइज़ किया, थोड़े से हिल भी गए थे कि आप क्या करें। और उसके बाद जो है हुकूमत ने कंटेनर्स भी हटा लिए, लेकिन यकायक फिर पीटीआई ने कहा कि जनाब हम इस फैसले को चैलेंज करेंगे। ठीक है जनाब, सुप्रीम कोर्ट में वो तो नहीं हुआ, एक डिफरेंट मुकदमा लाहौर हाई कोर्ट में एक 3 रुकनी बेंच के सामने पेश हुआ। वो साथ वो था दफ़ा 144 के ख़िलाफ़। अच्छा, ठीक है। अब होता यह है कि जब पॉलिटिकल टेम्पर्स हाई हो जाते हैं तो नॉर्मली अदालतें जो है ना वो थोड़ा सा अपने आप को रेजिस्ट करती हैं कि किसी एक फरीक का साथ देने पे, क्योंकि उनको पता है कि जब सियासत में गंद उछलना शुरू होता है तो कीचड़ उन पे गिरता है। हालांकि कसूरवार दोनों फरीक होते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही बात। तो इस दफ़ा लाहौर हाई कोर्ट ने भी एक वाइज डिसीजन लिया। उन्होंने दफ़ा 144 पर फैसला जो है महफूज कर लिया। उन्होंने कहा जनाब, और वो जो है 1 नवंबर आप ये बता दें, हाँ फैसला और अपने आप, ये दैट्स तो ये होता है। अब सारी निगाहें कल जो सुप्रीम कोर्ट में होने वाला है उनकी तरफ हैं। हालांकि मैंने जितना भी कोर्ट कवर किया है मुझे पता है कि कुछ ही नहीं होने वाला। ये सबका ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट जो है 2 घंटे में ये केस निपटू के कहेगी जनाब ये है और वो है और वो पैसा ले आओ और ये कर दो। इट्स नॉट गोइंग टू। पहले एक होता है कि इनिशियली मेंटेनेबिलिटी के ऊपर जो है आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कि ये मेंटेनेबल है कि नहीं। ज़ाहिर है नवाज शरीफ के वकील फरमाएंगे कि जनाब इसमें तो नवाज शरीफ का नाम ही नहीं है, तो आप कैसे वज़ीर आज़म को वो कर रहे हैं। उनके वकील कहेंगे नहीं पनामा में नाम आया हुआ है, इनके बच्चों का नाम आया हुआ है, और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के बच्चे हैं लिहाजा उनको वो करें। मेंटेनेबिलिटी का फैसला होना है पहले मेंटेनेबिलिटी पे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। मोस्टली बड़े पॉलिटिकल केसेस में ये होता है कि अदालत मेंटेनेबिलिटी पे इसी वजह से फैसला नहीं देती कि फिर कीचड़ उछलता है कि जनाब आप जो है वो ये कहते हैं कि जनाब हम जो फाइनल डिसीजन देंगे ना तो मेंटेनेबिलिटी का फैसला भी उसके साथ ही कर लेंगे, उसमें ही ये होगा कि ये मेंटेनेबल थी या नहीं थी। तो जाहिर है कोर्ट के ऊपर अब कल जब आएगा, अब सबकी एक्सपेक्टेशन ये है कि कोर्ट कुछ ना कुछ वो कर देगी, कोई बड़ा ऐसी कोई गेम नहीं है, क्योंकि भाई ये अदालत है, ये आवाम की अदालत नहीं है कि जहां आप एक साइड या दूसरी साइड कोई भी या हुकूमत प्रेशराइज करके कोई भी फैसला ले ले। मुल्क में मुझे याद आ रहा है पिछले 3-4 दिन से कि पार्लियामेंट नामी भी एक इदारा हुआ करता था। हाँ। तो अब मसला ये है कि यार ये दुख होता है मुझे ये सोच के कि ये लोग पिंडी चले जाते हैं, फौजी क़यादत के सामने पेश हो सकते हैं, सफाइयाँ पेश कर सकते हैं, पीटीआई वाले जो हैं थर्ड एम्पायर की खुल के बात कर सकते हैं। पार्लियामेंट के अंदर बैठना, पार्लियामेंट के सामने पेश होना, पार्लियामेंट की करारदादों पे अमल जो है वो ये पार्लियामेंटेरियन तौहीन समझते हैं। देखें अब यही मसला है। अब देखें प्रॉब्लम इससे भी आगे का मसला है ना वसत साहब, कि पार्लियामेंट में बहस तो हुई है ना,
पैनामा पे बात हुई, ऑपोजिशन ने एक ड्राफ्ट बिल भी है, TORs पर भी बात हुई, लेकिन शाह साहब नहीं चाहते कि इससे आगे बात बढ़े क्योंकि उनकी शान में गुस्ताखी आएगी। और इतनी रेजिस्टेंस मतलब कि दाल में काला क्या, पूरी दाल ही काली है ना। अगर नहीं होती तो आप कर लेते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ी सी मैं तस्सीह कर दूं कि हुआ ये था, तय ये हुआ था कि जनाब पार्लियामेंट में जाएगा और पेश होगा, लेकिन इमरान खान साहब ने उसी दिन जब उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने बैठ के फैसला किया, उन्होंने एक नया एहतजाज अनाउंस कर दिया जिस पे बाकी सारी अपोजिशन जमातें बिदक गईं कि जनाब या आप एक पार्लियामेंट का रास्ता चूज कर लें या एहतजाज। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें कसूर किसी का हो, नाम लेने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारी हरकतें हैं अल्टीमेटली पार्लियामेंट ही कमजोर होती है। Yes, absolutely. कि जब दूसरा आदमी देखता है यार खुद इनके नजदीक 2% की हैसियत नहीं है, इन्हीं की पार्लियामेंट की, इन्हीं की आंखों के सामने, तो यार बाकी लोग क्यों एहतराम करने लगे? बिल्कुल सही बात है सर। और जब बात होती है ना कि जमहूरियत खतरे में है, सिस्टम खतरे में है, इन चीज़ों से खतरे में आता है, सबसे बुनियादी वजह यही होती है। अब फिर अगर कोई खुदा ना खास्ता मैं दुआ करता हूँ कि पाकिस्तान में ऐसा कभी दोबारा ना हो कि कोई कू हो या कोई आउटसाइड इंटरवेंशन है, आउटसाइड द पॉलिटिकल सिस्टम, मैं मतलब है बैरून मुल्क की मैं बात नहीं कर रहा, तो उसका क्या जवाब दिया जाता है कि दे वर नॉट परफॉर्मिंग, दे वर करप्ट, दे वर रेजिस्टिंग अकाउंटेबिलिटी। जवाब यही दिया जाता है ना, वजूहत जो भी हो, ठीक है। अब जैसे इमरान खान की भी आप बात करें कि उनको बहुत जोर से एहतजाज आता है, उनको बहुत जोर से उनको धरना आता है, तो लेकिन कोई जवाब तो पेश करना होता है ना आपको आवाम के सामने। अगर वो आप जवाब ही हटा दें तो क्या कर देंगे यार, जितनी भी फूक है उस बुलबुल उस बलून में वो सब निकल। मेरे जहन में एक तजवीज़ थी और जो कि प्रेसिडेंट भी बन सकता है, जो कुछ परवेज़ रशीद साहब के साथ हुआ है, यानी उनको पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन हटा दिया, ठीक है ना, कि जनाब ये क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच थी, ये चेक करना है तो उनको हम हटा रहे हैं, और ये सारा यही चीज़ आप प्राइम मिनिस्टर के साथ भी कर लेते कि भाई पेंडिंग इन्वेस्टिगेशंस आप महीने में ना लगा लें या कुछ भी कर लें। तो ये अगर आप अपने वजीर के साथ कर सकते हो तो अपने ऊपर भी कर सकते हो। वक्फे में 2 मिनट का इश्तिहार भी चलना है हुकूमत पाकिस्तान का। अभी तो पैम्पर का इश्तिहार चल रहा है। क्या कर रहे हैं यार आप, किस तरह की बातें कर रहे हैं? नहीं, मुझे आप बताएं इसमें है कि वजीर को, अपने वजीर को आप इस बात पे हटा सकते हैं कि सिर्फ इस बात पे कि आपने वो खबर रोकी क्यों नहीं, और ठीक है ना। ये देखो हाँ, ये वो नवाज शरीफ है। अगर मैं पीपी की हुकूमत के साथ कंपेयर करूं, पिछली हुकूमत के साथ कंपेयर करूं, 2/3 मेजॉरिटी है आपकी, जो आपकी जो अदलिया है वो वाली अदलिया नहीं है। हाँ, हाइपर एक्टिव सुओ मोटो वाली सुप्रीम कोर्ट नहीं है आपके पास, जो यूसुफ रज़ा गिलानी को भी हटा दिया, स्विस लेटर के ऊपर हटाया था ना। ये 2 चीजें बेनिफिट में जाती हैं। हैंड पिक्ड आर्मी चीफ है आपका, है ना। इस तरह की सिचुएशन में when all the cards are in your favor, आप फिर भी पॉलिटिकल सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा सकते हैं। तारीख बताती है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत को दूसरे हटाते हैं और नवाज शरीफ की हुकूमत को नवाज शरीफ हटाता है। और इस बात पर ब्रेक हो जाए सर, ब्रेक कर दें बस, ये ले लें ब्रेक भाई, ले लें इसके बाद जो है लेने के बाद ब्रेक ले लें। वेलकम बैक। अब वैसे तो मेरे साथी मुबश्शिर ज़ैदी साहब ने अमीन गंडापुर की शहद के बोतल पर तबसरा करना था, लेकिन आज एक चीज़ देखी है टीवी पर जो इतनी उम्दा है कि मैं रह नहीं सकता, आपके साथ शेयर करना होगा ही। और वो ऐसा है कि मुत्तहिदा के सरबराह के साथ कुछ हजरात ने एक ग्रुप फोटो ली और वो सोशल मीडिया पर भी मुत्तहिदा लंदन, सॉरी थैंक यू, ज़माना बदल गया है। मुत्तहिदा लंदन के सरबराह के साथ एक ग्रुप फोटो ली। अब आपको पता है कि मुत्तहिदा के लंदन के सरबराह की तस्वीर दिखाने या उनकी कोई क्लिप दिखाने पर सख्त पाबंदी है, लेकिन अगर आपको वो ग्रुप फोटो भी दिखानी है और नोटिस भी आपको नहीं चाहिए पैमरा से, उसका क्या हल है? उसका हल है ये, जिस तरह एक टीवी चैनल पर नजर आई है। यार क्या ब्यूटीफुल प्लानिंग है, ये टेक्निक है यार। ये जो बीच में जो वाइट कटआउट आपको नजर आ रहा है ना, मुत्तहिदा के सरबराह वहां है। हाँ। इसको कहते हैं -1 फॉर्मूला की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, साइबर इम्प्लीमेंटेशन, जो भी माइक्रोसॉफ्ट पेंट जैसे भी। एनीवे ओवर टू यू मुबश्शिर। अच्छा, मुझे आपको पता है कि जाहिर है जब ये एहतजाज होते हैं
तो उसमें पुल्स जो है वो जो वो एक्स्ट्रा एफिशिएंट हो जाती है, वो फौरन उनकी पुल्स की पल्स तेज हो जाती है। एग्जैक्ट, पुल्स की पल्स तेज हो जाती है और उनको चौधरी निसार की तरफ से ज़ाहिर वाज़े हिदायत हैं कि जी काम कर, काम और बचना नहीं चाहिए को बिल्कुल कोई भी। और अभी मुझे कहा गया 3 स्टेजेस हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। सही है। मैंने कहा अच्छा देखते हैं कि कौन सी पार्टी शुरू है। भारत कल बड़ा एक अजीब व गरीब वाक़या हुआ और ये अमीन गंडापुर साहब जो हैं पीटीआई के रहनुमा, उनकी गाड़ी से मतलब वो उनकी गाड़ी से असला भी निकला और दूसरी चीज़ें भी निकली जिसमें जैकेट्स थी। उसके अलावा वो पाकिस्तान का इश्तिहार मुसलसल चल रहा है, उसमें यही दिखा रहे हैं जो आप मुझे जो है मैं हैरान हुआ जब एक पुलिस एहलकार ने लहरा करके एक बोतल यूं आगे की तरफ बढ़ाई और उसके बाद जो ब्रेकिंग चलनी शुरू हो गई है कि असला दफा करो, बोतल निकली है, स्क्रीन को नशा हो गया। अगर नहीं नशा बोतल में होती तो नाचती स्क्रीन। 5 मिनट है, नहीं अभी 3 मिनट बच गए। अच्छा, तो उसके बाद जाहिर है अब लोगों ने कहा कि जनाब ये क्या बोतल क्या कर रही थी वहाँ पर, तो उस पर फिर अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि जनाब इसमें शहद था। मैं ये बिल्कुल मानने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये पता है क्या है ना, ये टिपिकल देसी हरकत है। अच्छा हाँ, आज आपको मैं एक राज की बात बताता हूँ आवाम के सामने। आपको पता है मेरे बाल सफ़ेद क्यों है? पता नहीं। हाँ, क्योंकि एक दिन धूप में नहीं धूप वूप में नहीं, काम करके नहीं, नज़ले की वजह से नहीं, ये सब ऐसे ही बताने वाली बातें हैं। आज मैं आपको ट्रूथ बता रहा हूँ। ओके, एक दिन मैं गया नहाने, ठीक है, और मेरा जो शैम्पू की बोतल थी वो ख़त्म हो गई थी, तो मुझे किचन में एक शैम्पू की बोतल मिली है। मैंने ये नहीं सोचा कि किचन में शैम्पू की बोतल क्या कर रही है, तो मैंने उठाया और मैं जब नहाने लगा तो मैंने अपने सर पे डाली, मैंने कहा इस पर झाग नहीं बन रही, पता लगा मिट्टी का तेल है। और ये अक्सर घरानों में आप देखते हैं कि कहीं मतलब एक दफ़ा मेरे साथ ये भी हुआ कि नींद की हालत में मैं कॉफ़ी बना रहा था, कॉफ़ी पी तो एकदम मैंने बात थूक दी क्योंकि वो कलौंजी थी मगर मेरी कॉफ़ी के जार में। तो ऐसा बहुत होता है। लेकिन ब्लैक लेबल जो बनाने वाली स्कॉच विस्की है, मुझे खतरा है कि वो कहीं हतक इज्जत का दावा ना कर दे अमीन गंडापुर पे कि हमारी बोतलों में तुम शहद जो है, मतलब ब्रांड खराब होता है ना, या तो उनको ब्रांड एम्बेसडर भी लगा सकते हैं सर, आप नेगेटिव ना सोचा करें। वो डबल ब्लैक थी ना, तो मेरे ख्याल में वो उसके शहद में भी होता है कुछ। हाँ, चलिए ब्रेक के दौरान इस पर मजीद तफसीला करते हैं। नहीं, आप मुझे बताएं कि तो आप ये बात मान रहे हैं कि उसमें शहद था? सर देखिए, मेरे घर में जो डेनिश कुकीज़ की जो डब्बा है ना, उसमें सिलाई का सामान होता है, तो बिल्कुल शराब की बोतल में शहद भी हो सकती है। और इसी बात पर हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद एक बहुत अहम मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे, वो है ब्रेस्ट कैंसर। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। आज अक्टूबर का आखिरी दिन है और जैसे आपको पता भी होगा, अक्टूबर को पिंकटोबर भी कहा जाता है, और वो इसलिए क्योंकि पिंक जो रंग है वो छाती के कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर के अघाई में पहना जाता है। और इस माह अक्टूबर में पूरी दुनिया में ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आगाही फैलाई जाती है। पाकिस्तान में भी बहुत सेमिनार्स हुए, कायद के मज़ार, मीनार पाकिस्तान, लिबर्टी चौक, यूटिलिटी स्टोर्स पर गुलाबी लाइट्स लगाई गई, अगेन ब्रेस्ट कैंसर की मुहिम को आगे चलाने के लिए। अब ब्रेस्ट कैंसर पाकिस्तान में एक बहुत संगीन और बहुत ही डेंजरस डिज़ीज़ है जो बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और अक्सर हम देखते हैं कि आगाही बहुत कम होती है, और इस जंग में जो आपका सबसे मौसर हथियार है वो है आगाही। तो हमने बात की डॉक्टर अदनान से, जो है चीफ ऑन्कोलॉजिस्ट आगा खान यूनिवर्सिटी से। अस्सलाम वालेकुम जबार साहब, सबसे पहले तो बताएं कि ब्रेस्ट कैंसर की कितनी शिद्दत है पाकिस्तान में, यानी कितनी प्रेवलेंस है इस मुल्क में? ब्रेस्ट कैंसर यानी छाती का कैंसर हमारे मुल्क में बहुत कॉमन है। एक अंदाजे के मुताबिक हर 9 खातून में से 1 खातून को अपनी ज़िंदगी में ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। एक और अंदाजे के मुताबिक तकरीबन साल भर में हमारे यहाँ 90 से 1000 से लेके 1 लाख नए केसेस डायग्नोस होते हैं, और क्योंकि ये केसेस अपने लेट स्टेज में डायग्नोस होते हैं, हमारी ख़वातीन जल्दी नहीं आती, तो इससे अमवात भी बहुत ज़्यादा हैं। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 40,000 पेशेंट्स हमारे हर साल इस मर्ज़ के आगे हार जाते हैं।
तो अगर ये मर्ज अर्ली स्टेज में पता किया जाए, अगर ये मर्ज अर्ली स्टेज में डायग्नोस हो तो फिर हम इसकी मुकम्मल इलाज कर सकते हैं। और ये लोग 100 में से 100 लोग अपनी जो है मुकम्मल तौर पे इलाज करके ज़िंदा रह सकते हैं। इसलिए अर्ली स्टेज बहुत ज़रूरी है। जी डॉक्टर साहब, ये बात ज़रूर बताइएगा कि इस मर्ज़ के असबाब क्या होते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। जैसे ज़ाहिर आगाही का महीना है तो तमाम ख़वातीन जो अगर हमारा टेलीविज़न भी देखें वो ये ज़रूर जानना चाहती है कि क्या असबाब होते हैं और कैसे बचा जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक पेशेंट या एक इंसान के हाथ में होती हैं, वो उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस है, यानी खाने पीने की आदतें। वो लोग जिनका वज़न ज़्यादा होता है उनमें ये रिस्क ज़्यादा होता है, इसलिए ऐसी चीज़ें ना खाएं जिससे आपका वज़न एक जो आपके साइंसी हिसाब से या आपके कद-ओ-कामत के हिसाब से जो आपका वज़न होता है अगर उससे ज़्यादा हो, जिसको आम ज़बान में ओबेसिटी कहा जाता है, उससे रिस्क बढ़ जाता है। तो इसलिए आप ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें जो आपका वज़न ना बढ़ाए। आप ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करें जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा हो, यानी ताज़ी सब्ज़ियां हैं, फल हैं, ये वो खाने की चीज़ें हैं जिससे आपका हेल्थ अच्छी रहती है। इसके अलावा एक्सरसाइज, एक स्टडी के मुताबिक वो लोग जो 40 से 50 मिनट की हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज करते हैं उनका रिस्क ब्रेस्ट कैंसर का कम हो जाता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपके हाथ में हैं और आप कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के अलावा जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो अपना सेल्फ़ एग्ज़ामिनेशन है। वो लोग जो अपना बाकायदगी से 20 साल की उम्र के बाद सेल्फ़ एग्ज़ामिनेशन करते हैं उनमें इस बीमारी का जल्दी पता चलता है। और 40 बरस की उम्र के बाद सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसका रिस्क ज़्यादा होता है, इस उम्र के बाद आपको या उन लोगों को अपना एक टेस्ट यानी मेमोग्राम ज़रूर करवाना चाहिए। मेमोग्राम एक्सरे है, छाती का एक्सरे है। इसके हर साल करने से ब्रेस्ट कैंसर बहुत जल्दी तशख़ीस की जा सकती है, बहुत जल्दी मालूम किया जा सकता है। और ना सिर्फ मालूम किया जा सकता है, अगर ये अर्ली स्टेज में पता चल जाए तो इसका इलाज ना सिर्फ मुकम्मल तौर पे हो सकता है बल्कि इसमें कीमो की ज़रूरत भी नहीं होती, यानी सिर्फ सर्जरी करने से इसका इलाज मुकम्मल इलाज हो जाता है। इसलिए मेमोग्राम यानी वो छाती का एक्सरे जिससे ब्रेस्ट कैंसर का पता चलता है, 40 बरस की उम्र के बाद हर औरत को हर साल करवाना चाहिए। और ये हम रेकमेंड करते हैं 60 से 70 बरस की उम्र तक। मगर डॉक्टर अदनान जब्बार, आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ हर साल ज़ाहिर है करवाने की रिवायत नहीं है जब तक कि पानी सर से ऊपर या कम से कम गर्दन तक ना आ जाए। तो अलामतें क्या हैं इब्तदाई नौइयत की जिनसे आदमी थोड़ा सा अलर्ट हो जाए, ख़वातीन अलर्ट हो सके, और फिर उसकी तशख़ीस कैसे हो सकती है? छाती के कैंसर की जो आम अलामात हैं वो मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉमन या बहुत ज़्यादा आम है वो एक गिल्टी महसूस होना है। एक गिल्टी के अलावा आपकी जो छाती के ऊपर की जो स्किन है, खाल है, उसमें चेंजेस आ सकते हैं। दर्द, आपको ज़रूरी नहीं है कि गिल्टी हो, लेकिन छाती में एक जगह बार बार दर्द होना जो ठीक नहीं हो रहा, ये एक अलामत हो सकती है। उसके अलावा अगर कोई पानी रिसे, खून आए, तो ये भी एक अलामत हो सकती है। मैं अक्सर अपने मरीज़ों को ये कहता हूँ कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ हो रही हो जो आपको ठीक नहीं हो रही और बार बार हो रही है, यानी एक ड्राई स्किन का पैच यानी एक खुरदुरी खाल भी अगर आपके ब्रेस्ट पे है और जो सही नहीं हो रही, वो एक कैंसर की अलामत हो सकती है। इसलिए अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। बहुत मुमकिन है कि कुछ भी ना हो, हर 10 गिल्टियों में से सिर्फ एक गिल्टी कैंसर होती है। तो अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं ये महसूस करके कि मुझे गिल्टी है, मुझे तो कैंसर ही होगा। ऐसा नहीं है, 10 में से सिर्फ एक गिल्टी कैंसर होती है। इसलिए आप अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें, उसका मुआयना ज़रूर करवाएं। हो सकता है कोई आम सी बीमारी हो जो सिर्फ अद्वियात से ठीक हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जब्बार। अब देखें, जैसे आपने बात की ना कि हर साल एग्जामिनेशन नहीं होती, लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि अक्सर जब ये लाइफ थ्रेटनिंग बन जाती है ना, वो इसलिए क्योंकि आप डिटेक्ट नहीं किया आपने,
टाइम पे। अच्छा, अब कुछ और भी लोगों के खदशात होते हैं, जैसे ख़वातीन का कभी कभी होता है कि जी हम सिर्फ फीमेल डॉक्टर के पास ही जाएंगे, या हम शाये करते हैं, शाये होती हैं ख़वातीन, क्योंकि एक टैबू तो है आखिरकार, ठीक है। लेकिन एक और भी लोगों का तो है कि जी बहुत महंगा है, ठीक है, टेस्ट महंगा होता है या मैमोग्राम महंगा होता है, और बिल्कुल अगर आप प्राइवेट अस्पताल में जाएं तो 4 से 5 हज़ार रुपये आपके लग सकते हैं। लेकिन हमने बात की डॉक्टर इकबाल से कुछ रोज़ पहले, JPMC के हैं, तो उनका ये भी कहना था कि जी सिविल अस्पताल में, जिन्ना अस्पताल में रेगुलर ब्रेस्ट क्लिनिक्स होती हैं, वहाँ पे फीमेल डॉक्टर्स भी हैं, और वो जो टेस्ट होता है या जो एग्जामिनेशन होती है वो फ्री होती है। तो एक तो बात ये है, लेकिन तो कराची की बात कर रहे हैं, जी हम कराची की बात कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि बाकी शहरों में फिर बंदे को पता खुद रखना चाहिए। लेकिन जो एक और जो बुनियादी बात है ना, वो अभी जैसे डॉक्टर जबार भी कर रहे थे, वो ही डॉक्टर इकबाल भी कर रहे हैं, और यह है सेल्फ एग्जामिनेशन की। अब थोड़ी सी इसमें रेपिटिशन तो है, लेकिन बात इतनी अहम है कि मैं ख्याल है कि एक दफ़ा सुन लेते हैं कि डॉक्टर इकबाल ने सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में क्या कहा है। आजकल कहा जाता है सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ द ब्रेस्ट। ये वो एग्जामिनेशन है जो हर फीमेल अपना मुआयना खुद कर लेती है, सिर्फ तरीक़ाकार सीखने की ज़रूरत है। अगर वो आप आएँ और डॉक्टर से एक दफ़ा समझ लें कि उसको किस तरह आपने किसी भी गुठली, किसी भी उभार, किसी भी लंप, किसी भी ब्रेस्ट में चेंज को कैसे नोटिस करना है, अगर आप ये समझ गए तो आई एम श्योर कि आप अपना ट्रीटमेंट 100% खुद ही आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप पहले तो सेल्फ एग्जामिन कर लेंगे। अगर आपको कोई चीज़ लगती है, कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ जो आपको अनयूजुअल लगती है, तो आप उस वक्त ब्रेस्ट सर्जन से या किसी भी इवन डॉक्टर से, अगर MBBS डॉक्टर को भी दिखाएंगे तो वो भी उसको पिक कर लेंगे। और वो जब आप पिक करवा लेते हैं तो फिर मेमोग्राम है, बायोप्सी है, अल्ट्रासाउंड है, ये 2-4 टेस्ट हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल हैं, जो मैंने आपको जगह बताई हैं, वहाँ पर आप आके करा सकते हैं और उसका बेहतरीन इलाज अवेलेबल है। ये हुई बात। हाँ, और अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ कि आपकी इंसिस्टेंस पे हमने ये आज कर लिया, क्योंकि उसके बाद शायद हमें मौका ना मिलता, जैसे आपने कहा आगाही का आखिरी, क्योंकि अब जो अगले हफ्ते तक चलेगा मामला, तो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल होगा कि हम ऐसे सब्जेक्ट पे, लेकिन पॉलिटिकल मेमोग्राफी ही हो। हाँ, जो पॉलिटिकल कैंसर है उसका भी तो इलाज करना है ना, लेकिन ये अब तो स्टेज 3 तक तो पहुंच गया है, अफसोस की बात है। तो अब जाहिर है हम आपकी एफर्ट्स की वजह से सब लोग जाहिर है यही जानना चाहते हैं कि इस धरने का क्या होगा, और जाहिर है हम भी आप ही की तरह उतने एंक्शियस हैं, क्योंकि इस्लामाबाद से ज़रा दूर बैठे हैं, फाल निकालने की आदत भी नहीं है। सियासतदान अपनी सेल्फ एग्जामिनेशन कब करेंगे? आपको अंदर की बात नहीं पता सर, ECL पे डलवाना मतलब क्या चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं खाली ECL नहीं, लेकिन शो क्लोज कर देते हैं। हाँ, बिस्मिल्लाह करें। चले जनाब, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे धरना ट्रांसमिशन के साथ। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।